नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। महाराष्ट्र के राजनीति में जो भूचाल आया है उस पर बात गोदी मीडिया करता हुआ दिखाई दे रहा है और पल पल की अपडेट देते हुए सिर्फ एक ही हेडलाइन लिख रहा है कि बस अब गिर गई महाराष्ट्र की सरकार, तो तब गिर गई महाराष्ट्र की सरकार। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नदीम अकरम, जिनसे हम राजनीति का लोटस ऑपरेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जहां पर महाराष्ट्र से लेकर भारत में 7 राज्यों में जिस तरह से अभियान चलाए, जिसमें 4 में जीत और 3 में मुंह की खाई, लेकिन हर बार जो मुंह की खानी पड़ी वो महाराष्ट्र से ही खानी पड़ी। और इस बार भी बस 50 एक शिंदे के पास विधायक होने का दावा है, लेकिन संजय रावत का साफ तौर पर कहना है कि अब बात नहीं होगी, सीधा फ्लोर टेस्ट होगा। तो नदीम भाई, राजनीति में जो भूचाल आया है, खासकर आपकी महाराष्ट्र की सत्ता में, उसको लेके गोदी मीडिया बड़े चटकारे ले रहा है और पल पल ये बता रहा है कि एक शिंदे की टीम में 50 हो गए, 60 हो गए, 70 हो गए। सीधा कह दीजिए कि भैया एक शिंदे ही वहां के मुख्यमंत्री हो गए। और तो इसे किस तरीके से देखा जाए। और साथ ही एक सवाल ये उठता है कि जिस टाइम पर बाबा साहब पूरा प्रकरण होता था तो उसमें मुस्लिम एंगल होता था, वो साफ तौर पर मुसलमानों को हरा आतंकी बताते थे। इस तरह की बातों को लेकर गोदी मीडिया इसके ऊपर कई आर्टिकल छाप चुका है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो सियासी भूचाल आया है खासकर महाराष्ट्र में, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? खुशबू, सबसे पहले अगर आपने 2-3 सवाल एक ही सवाल में कर दिए हैं, जिसमें आपने ये बताने की कोशिश की कि बाला साहब क्या कहते थे मुसलमानों को लेकर के। बाला साहब की जो आइडियोलॉजी है वो क्लियर है, वो अपनी उस आइडियोलॉजी को लेकर के चले हैं। अब उसी आइडियोलॉजी को हाईजैक करने की कोशिश हमारी भारतीय जनता पार्टी ने की है, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के इशारे पर चल रही है। जहां ये तस्वीरें उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि भाई हमसे बड़ा कट्टर जो है ना, कोई कट्टर हिंदुत्व नहीं है। अब जब बात कट्टर हिंदुत्व की आ गई तो शिवसेना को कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जाने लगा। अब जब शिवसेना को साइडलाइन किया जाने लगा, मैं ठीक 5 साल पहले जो इलेक्शन हुए महाराष्ट्र में, उस इलेक्शन के दौरान की बातें बता रहा हूं, क्योंकि तब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का लगभग 30 साल का गठबंधन रहा है। और वो 30 साल के गठबंधन में हर बार भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की कि साहब सत्ता हम ही चलाएंगे, आपके लोगों को हम मंत्री बना देंगे, पर मुख्यमंत्री जो है वो हमारा रहेगा। अब जब ये बात यहां पर आ गई कि मुख्यमंत्री जो है वो शिवसेना का ना होकर के वो बनेगा, इधर शिवसेना ने एक ही सवाल किया कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का क्यों बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, वो शिवसेना का बनेगा। पेच यहां फंस गया और जो 30 साल का गठबंधन था वो टूट गया। अब भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि भाई हम देश की सबसे बड़ी पैसे वाली पार्टी हैं। जब पैसे वाली पार्टी है तो कोई अगर हमसे सवाल पूछेगा तो हम उसको उसी की भाषा में जवाब देंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने करने की कोशिश की। और आनन फानन में देवेंद्र फडणवीस, जो पूर्ण बहुमत नहीं पा चुके थे, फ्लोर टेस्ट करने के लिए गए, फ्लोर टेस्ट में पूरी तरीके से फेल हो गए। और जब वो फेल हुए तो वहीं पर कांग्रेस और एनसीपी ने जो खेल दिखाया वो वाकई दिलचस्प था कि सबने जाकर के एक मत में शिवसेना को वो बना दिया। और संजय रावत तब भी ये कह रहे थे कि ये 2.5 साल वाले पेच में नहीं, अगर उद्धव ठाकरे जी कदम उठाएं तो हम 5 साल के लिए भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये वही संजय रावत हैं जिन्होंने अमित शाह जी के आंख में आंख डाल करके कहा था कि जो खेल आप खेल रहे हैं ना, उस स्कूल का हेडमास्टर मैं हूं। जब हेडमास्टर जैसी वाली बातें कह दी तो सीधा सीधा चोट भारतीय जनता पार्टी का जो एक तानाशाह वाला रवैया है, उस तानाशाह रवैये को चोट लग गई। तब से हमारी गोदी मीडिया अगर जो मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाएगा, अब वो ही गोदी मीडिया का सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा। ये तो बात हुई एक फैक्टर की, जिसके सवाल का जवाब आपने हरा आतंकी कहने की कोशिश की। और उसके बाद बीते कुछ सालों के अगर काम उठा करके देखे जाएं तो कोई
जो शिवसेना का अग्रेशन था, जिसके लिए वो जानी जाती थी, वो थोड़ा कम हुआ। उसको ये समझ में आया कि सत्ता चलाने के लिए सिर्फ आप हिंदुत्व नहीं हो सकते, आपको सभी लोगों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, और जब सभी लोगों को आप साथ लेकर के चलेंगे तभी सत्ता पर काबिज रह पाएंगे। और एक से बढ़कर के एक हमने चीज देखी कि तमाम बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को लेकर के एक से बढ़कर के एक कदम उठाए जाते रहे। हर बार जो है सवाल उठा तो उद्धव ठाकरे जी ने पूर्ण तरीके से मुसलमानों को लेकर के कुछ बड़े कदम भी उठाए। जहां कोविड को लेकर के तमाम चीजें चल रही थी, मस्जिदों में 50 लोगों की नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई। जहां नरसिंहानंद को लेकर के आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे, वहां रजा एकेडमी ने प्रोटेस्ट किया कि ये नरसंहार की बातें कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, वहां पर प्रोटेस्ट की इजाजत दी गई। तमाम तस्वीरें जो हैं वो खासतौर पर सामने आई, जो कि ये दर्शाता है कि अब कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में किसने क्या लिखा, किसने क्या कहा, उसको जाने की जरूरत नहीं है। आगे सत्ता कैसे चलानी है इस पर गौर करने की जरूरत है। अब तीसरी बात, जो आपके एक ही सवाल में जो तीसरा सवाल था, गोदी मीडिया में आखिरकार इतनी छटपटाहट क्यों है? वो गोदी मीडिया में छटपटाहट इतनी है क्योंकि यही महाराष्ट्र की सरकार है जहां फेक खबरें चलाने में हमारा गोदी मीडिया माहिर है। तमाम एक से बढ़कर के एक दंगाई वाली न्यूज निकाल करके सामने लाया महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए। ताबड़तोड़ एक्शन लेने का काम भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया। जब अमीश देवगन ने ख्वाजा गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी की तो सबसे पहले महाराष्ट्र में ही एफआईआर दर्ज होने का काम महाराष्ट्र पुलिस ने किया। अब जब हम देख रहे थे कि नरसिंहानंद को लेकर के भी एफआईआर सबसे पहले आगे आकर के दर्ज कराई गई। और तीसरा जो सबसे बड़ा चीज था कि नुपुर शर्मा के मामले में क्या हुआ। नुपुर शर्मा के मामले में भी जहां बीजेपी और दिल्ली पुलिस ये दिखा रही थी कि साहब, दिल्ली पुलिस का साहब कहना था हम कंप्लेन लेटर ले लेंगे पर एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। जब एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे तो कंप्लेनिंग लेटर का कोई मतलब नहीं बनता। सबसे पहले महाराष्ट्र पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, इस चीज को समझना जरूरी। और मुझे वो तस्वीर भी याद आती है अर्नब गोस्वामी की, जो बात बात पर पूछा करते थे वो उद्धव ठाकरे सुन रहे हो आप, कहां हैं उद्धव ठाकरे। और जब महाराष्ट्र पुलिस पहुंची तो किस तरीके से घसीट करके लेकर के गई थी। खासतौर पर अर्नब गोस्वामी को वो तस्वीर भी देश ने देखी। और कंगना रनौत जो कि अनभक्तों की फेवरेट दीदी हैं, उनके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई की कि सरकार को आप सीधे सीधे ललकारने का काम नहीं कर सकते। अगर महाराष्ट्र की सरकार है तो क्या वो हैसियत नहीं रखती कि आप उसके खिलाफ सवाल कर रहे हैं तो जेल भेजने का काम करें? क्योंकि इधर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ या उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ कोई छोटी सी टिप्पणी भी कर दी जाती है, सोशल मीडिया पर भी लिख दिया जाता है, सबसे पहले सोशल मीडिया ब्लॉक हो जाता है, फिर गिरफ्तारी भी हो जाती है। तो इस चीज को समझना जरूरी है कि ये छटपटाहट आखिरकार क्यों है। छटपटाहट आखिरकार क्यों है वो आपके सामने है, क्योंकि गोद में बैठा वो मीडिया हर बार बस अपने फेंके हुए टुकड़ों का ईमानदारी से हक अदा करता है। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये आप बेहतर समझते होंगे। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जब से गुवाहाटी में बंगाली फैक्टर का एंट्री हुई है, उस एंट्री के बाद अब इस वक्त एकनाथ शिंदे गुवाहाटी होटल से एयरपोर्ट के लिए बाहर निकल चुके हैं। जी हाँ, गोदी मीडिया जिस होटल में ठहरे हुए विधायकों के कमरे के खर्चे से लेकर उनके खाने के खर्चों तक के बारे में लंबे लंबे कसीदे पढ़ने पर लगा था, अब जब विरोध हुआ है और ममता बनर्जी की एंट्री हुई है इस पूरे एंगल में, तो अब करीब 1 से 2 घंटे के अंदर गुवाहाटी से मुंबई पहुंचेंगे एक शिंदे तमाम अपने बागी विधायकों को लेकर। और संजय राउत ने साफ कह दिया है कि अब मनाना वनाना बातचीत नहीं होगी, अब सीधा फ्लोर टेस्ट होगा। और फ्लोर टेस्ट में क्या होगा वो हम बेहतर जानते हैं, बार बार मीडिया को बताने के लिए हमारे पास नहीं है। फ्लोर टेस्ट में आप हमारा चेहरा पढ़कर जान लीजिए कि क्या होने वाला है। और इसी के साथ साथ इस वक्त लगातार महाराष्ट्र की तमाम सियासी भूचाल के बीच जब सत्ता से सवाल पूछा गया कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी कहाँ है, तो हर कोई लगा बगले झांकने और हर कोई बस ये बता रहे, अरे महाराष्ट्र की सरकार गिर रही है, तुम कहाँ नुपुर शर्मा में लगे हो।
खैर, बने रहिए पल पल की खबर के साथ, क्योंकि महाराष्ट्र में सत्ता गिर रही है ये गोदी मीडिया बताएगा। लेकिन उसके बावजूद आज के वक्त में रोटी कपड़ा मकान के पड़ रहे हैं लाले, जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।